ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। झालावाड़ की एंट्री से लेके कोटा के जयपुर रोड तक जितने भी क्रॉसिंग्स आते हैं उन सब में कोई रेड लाइट नहीं होगी। और इसमें कोटा के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिजाइन इस तरीके से किए गए हैं जिसमें कहीं भी किसी ट्रैफिक को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरे देश में अपने आप की एक बिल्कुल नई पहल है और इससे फ्यूल की सेविंग होगी, समय की सेविंग होगी और बहुत सुगम यातायात हो जाएगा। इसी क्रम में अंटागढ़ सर्किल, जो कि काफी बिजी सर्किल है वहां स्टेडियम स्पोर्ट्स के पास में, उस सर्किल का एक नया डिजाइन किया गया है। नॉर्मली अंडरपासेस बनते हैं, इसमें सर अंडरपास जैसे बनाया गया है वो गार्डन अंडरपास बनाया गया है, जिसमें आपको खुले रूप में ही नीचे से अलग अलग लेवल पे आदमी निकल जाएगा। जो बाहर कंट्रीज में जैसे चाइना में, हांगकांग वगैरह में जो मल्टी डेक फ्लाईओवर्स देखने को मिलते हैं, अब वो कोटा शहर में कई चौराहों पर देखने को मिलेंगे। अंटागढ़ सर्किल अपने आप में एक इम्पोर्टेंट ट्रैफिक जंक्शन बनेगा और इसमें क्योंकि मिलिट्री एरिया है तो एक बहुत सुंदर स्कल्पचर भी वहां बनाया जा रहा है जिसमें एक बच्चा फूल दे रहा है एक मिलिट्री उसको सिपाही को। उस तरीके से एक उसका एक आर्टफुल प्रेजेंटेशन भी है। नेक्स्ट, ये सर एरोड्रम सर्किल है। ये कोटा का सबसे प्रख्यात सर्किल है और इस सर्किल को अगर आप देखेंगे, इसको पूरे सर्किल पे अंडरपास डिजाइन किया है और एक ऊपर से लेवल निकाली है जिसके कारण, और बीच में कोटा के हेरिटेज आर्किटेक्चर के ऊपर एक बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट खड़ा किया जा रहा है जो अपने आप में एक टूरिस्ट पॉइंट बन जाएगा देखने के लिए। और इस इतने बिजी सर्किल पे भी कहीं कोई ट्रैफिक मूवमेंट में किसी को रुकने की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी दिशा से आ रहा हो। और इस सर्किल का भी 2 रोटरीज बनाई है पास पास में, जिस रोटरी में एक रोड को चौड़ा करके पूरी मेन हाईवे पे जोड़ा गया है जिससे यातायात बिल्कुल सुगम हो जाता है। और इन सब में बात सिर्फ रोड बनाने की नहीं है, इन सब में बात है उसको बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे सुंदर तरीके से उस कार्य को कैसे करना है। और चाहे उसमें फुलवारी हो, चाहे स्कल्पचर्स हो, चाहे रोड साइड की रेलिंग हो, चाहे फुटपाथ्स हो, उन सबको कोटा को ऐसा देखने को मिलेगा कि जैसे कोई यूरोपियन या अमेरिकन शहर, एडवांस शहर है, उस तरीके के शहर का लुक इसमें पैदा किया जाएगा। नेक्स्ट, इसमें सर आप ये देखेंगे गोपरिया बावड़ी जगह है, उसमें एक पीछे लेंगे, गोपरिया बावड़ी जगह में एक ऊपर एक रोटरी फ्लोटिंग बनाई गई है और नीचे से ट्रैफिक को सीधा निकाल दिया गया है। तो इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया गया है जिसमें ट्रैफिक को कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो जयपुर झालावाड़ हाईवे है उसमें बिल्कुल हाई स्पीड ट्रैफिक चल सकेगा। नेक्स्ट, इसी तरह सर अनंतपुरा जो झालावाड़ से कोटा में एंट्री होती है उसमें एक बहुत ही नया प्रयोग किया जा रहा है। जैसे आपने दिल्ली में धौला कुआं या एम्स के फ्लाईओवर्स वगैरह देखे हों, उसमें एक क्लोवर लीफ इसमें डिजाइन की गई है और उसमें 2 बहुत बड़े टावर्स खड़े किए जा रहे हैं जिसमें एक पैटर्न से एक एंट्री, एक तरह से साउथ साइड से जो कोटा की एंट्री हो रही है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये भी एक अपने आप में एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग का मॉन्यूमेंट होगा। नेक्स्ट, सिटी पार्क कोटा सर एक 75 एकड़ के करीब में ये एक अपने आप में नायाब पार्क बन रहा है। ये इंडिया का, इसमें बहुत सारे प्रयोग हैं और इंडिया का वन ऑफ द एडवांस्ड पार्क होगा ये। इसमें एक पंटिंग कैनाल भी दी जा रही है जिसमें स्टूडेंट्स बोटिंग भी कर सकेंगे और इसको एक बोटैनिकल गार्डन्स है। इसमें इंडिया की सबसे बड़ी, बल्कि मैं कहूंगा अभी हम इसका प्रयोग करें, विश्व की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी बन रही है और सबसे बड़ी मैन मेड हिल, एक पूरी हिल का निर्माण किया जा रहा है जो एक मैन मेड हिल है, उसके अंदर आर्ट गैलरी है। इंडिया की सबसे बड़ी एवियरी जिसमें सारी अलग अलग तरीके के पक्षी रखे जाएंगे, उस एवियरी को 100 फीट ऊंची एवियरी है उसको रखा जा रहा है। और इसमें साइंस म्यूजियम जो साइंस सिटी है उसकी जगह भी निर्धारित की गई है। बहुत से अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें पब्लिक का ग्रीनरी के प्रति प्यार बढ़े और जितना ऑक्सीजन लेवल कोटा में इस जगह से पैदा होगा उस चीज का सारे टेक्निकल रिसर्च करके इसमें पेड़ों, करीब 15,000 पेड़ इसमें लगाए जा रहे हैं। और इसमें एक मॉन्यूमेंट है सेव अर्थ के ऊपर, एक काइनेटिक, वहाँ साइंस के स्टूडेंट्स बहुत हैं तो उनके स्टूडेंट्स के हिसाब से भी मॉन्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं। इसमें फूड कोर्ट फैसिलिटी, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छे प्रयोग किए गए हैं। तो जो वृद्ध जन हैं उनके लिए
उनके हिसाब से जिम को डिजाइन किया गया है, उनके घूमने के रास्ते अलग वैसे बनाए गए हैं। तो इसमें बहुत सारे नए प्रयोग किए गए हैं और ये अपने आप में एक नायाब गार्डन होगा। इसकी सुंदरता के लिए हमने कोशिश की है कि वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट गार्डन्स हैं, इसके लिए हमने मैड्रिड के गार्डन के ऊपर रिसर्च की। हम गए वहां, देख के आए और उसको पूरे उससे भी कहीं बेटर प्रयोग यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो डिजाइनिंग वृंदावन गार्डन्स इन KRS डैम, मैसूर, बेंगलोर। तो वो एक विश्व के बड़े गार्डन्स आ रहे हैं, उससे भी बेहतर प्रयोग कोटा में हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, सिटी पार्क में सर ये जो मैन मेड हिल बन रही है, आदरणीय मंत्री जी का सपना था ये विश्व का सबसे सुंदर गार्डन बने। तो और इसको जिस तरीके से बनाने की कोशिश की गई है, ये अपने आप में एक उदाहरण होगा गार्डन में। और इसमें ऑक्सीजन लेवल्स और गार्डन के कारण जो आसपास की कॉलोनियों में बेहतर हवा होगी, इसको भी टेक्निकल रिसर्च से देखा गया कौन से पेड़ लगेंगे और किस तरीके से लगेंगे। नेक्स्ट, ये इसका सर पूरा प्लान है और एक बहुत बढ़िया कैनाल है इसमें। ये जयपुर गोल्डन का एक एरिया है जिसमें वहां पे एक बहुमंजिला पार्किंग डेवलप हो रही है। वहां उसमें क्योंकि जो रिवर जो लेक फ्रंट है, लेक के आसपास पार्किंग की असुविधा रहती थी, वहां इस पार्किंग को डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट सर, दिस इज दी प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान और इंडिया। मैं कहूंगा मैं इंडिया के करीब 7-8 स्टेट्स में काम कर रहा हूं, लेकिन जो चंबल रिवर फ्रंट है ये अपने आप में एक हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ये पहली बार इंडिया में 6 किलोमीटर लंबा हेरिटेज रिवर फ्रंट बन रहा है सर। इस रिवर फ्रंट के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा। जो आप देखेंगे नदी किनारे जो सारे बिल्डिंग्स एंड फसाड्स हैं, घाट्स बन रहे हैं। 7 किलोमीटर का घाट बनारस में है और ये हमारा 6 किलोमीटर का घाट है आमने सामने। और ये पहली बार रिवर फ्रंट के ऊपर हेरिटेज का जो राजस्थानी आर्किटेक्चर है, इसमें राजस्थान के अलग अलग जगह से, चाहे वो मारवाड़ हो, चाहे मेवाड़ हो, हाड़ौती हो, ब्रिज हो, इन सब जगह के आर्किटेक्चर का समन्वय इस चंबल रिवर फ्रंट में किया जा रहा है। और यहाँ पे जो टूरिज्म का बूस्ट मिलेगा, इसमें कई सारे ऐसी सुविधाएं डेवलप हो रही हैं सब, जिसमें खाने की सुविधा के साथ साथ लोगों को चलने फिरने की सुविधा है, साहित्य का चौक है, लाइब्रेरी कोर्ट है, एक बहुत बड़ा म्यूजिकल रनिंग फाउंटेन है कंप्यूटराइज्ड, इसमें बच्चों की जगह है, स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज हैं, म्यूजियम्स हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मेरा ऐसा मानना है इसको डिजाइन करने पर कि जैसे राजस्थान में जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, इनके पास जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, कोटा में वो टूरिस्ट नहीं पहुंच पाता था और ऐसी कोई जगह नहीं थी। इस रिवर फ्रंट बनने के बाद ये इंडिया का एक हेरिटेज का बहुत बड़ा स्थान बनने जा रहा है और इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, कोटा में जो एक टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होगी, कई सारे होटल्स इसमें डेवलप हो जाएंगे और बहुत सारी टूरिज्म जो इंटरनेशनल टूरिज्म है, उनके वहां पे रहने की सुविधाओं के लिए इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। कम से कम 5,000 से 10,000 आदमियों का तो इन सब प्रोजेक्ट्स, 5,000 का तो अकेला रिवर फ्रंट में अभी काम करते वक्त होगा और सारे प्रोजेक्ट्स मिला के 5,000 प्लस का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। रिवर फ्रंट में सर कई गार्डन्स हैं, कई थीम गार्डन्स हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बेल भी बन रही है वहां, 2-3-4 वहां शमशान और कब्रिस्तान आते हैं, उनका भी ब्यूटिफिकेशन साहब की इच्छा थी कि बहुत अच्छे से होना चाहिए, तो उनका ब्यूटिफिकेशन भी एक बहुत ही आर्किटेक्चरल तरीके से एक फिल्म सेट बन जाएगा और लोग इसको देखने के लिए इतना बढ़िया रमणीक स्थल बनेगा। अभी भी कोटा में जो फिल्म की शूटिंग का एक प्रयोग शुरू हो चुका है 7 वंडर वगैरह से, तो ये एक बहुत बड़ा स्थान जयपुर के लिए बनने जा रहा है और इंडिया के टूरिज्म मैप पे ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जगह होगी। इसमें चंबल माता का व्हाइट मार्बल का स्टेच्यू है, जो उसमें पानी, उसी पानी को पंप करके उसमें पानी वो उनके कलश से गिर रहा है और वो कम से कम 150 फीट का स्टेच्यू है और उस गार्डन के साथ है। वो बहुत अपने आप में एक फोटो पॉइंट्स बनने हैं। यहाँ पे हाडी रानी का स्टेच्यू की थीम पे आ रहा है, पन्ना धाई का थीम पे आ रहा है, महाराणा प्रताप का एक चौक आ रहा है, यहाँ से जुड़े हुए जितने साहित्यकार वगैरह हैं उन सब का जगह पे इसमें उनके स्टेच्यूज वगैरह आ रहे हैं। ये अपने आप में एक मल्टीपल टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। नेक्स्ट, ये सर 6 किलोमीटर का ट्रैक है, 3 किलोमीटर इस साइड, और इसमें एक वेयर बनाया जा रहा है जिसमें इसमें पूरी की पूरी एक लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी वहां रॉक्स दिखती हैं पानी के बहते हुए और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है
कि कोटा में जो फ्लड आता है, जो बाढ़ आती है बार बार बारिश में, ये पूरा डेवलपमेंट उस बाढ़ को रोकने के लिए, जो हम बाढ़ को रोकने के लिए दीवार बनाते हैं उसको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि सुंदरता भी हो जाए और जो कोटा के नयापुरा इलाके वगैरह में जो बाढ़ का प्रकोप आता था उसको भी पूरा प्रोटेक्शन मिल जाए। तो एक तरह से बाढ़ नियंत्रण का एक बहुत मेजर काम यहाँ पे होने जा रहा है। इसमें सर पूरा 12 किलोमीटर 6 किलोमीटर का जो फ्रंट है उसमें हेरिटेज के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं और ये कोटा की इकोनॉमी से बदल देगा। नेक्स्ट, इसमें एक एलईडी गार्डन बन रहा है जिसमें फूलों के अंदर लाइटों का प्रयोग किया जा रहा है और वो इंडिया का पहला एलईडी गार्डन होगा, जैसा दुबई में मिरेकल गार्डन और इस तरीके के प्रयोग हो चुके हैं। सर कहने का तात्पर्य है कि ये जो डेवलपमेंट कोटा में हो रहा है ये वर्ल्ड क्लास, आज अमेरिका में यूरोप में जो डेवलपमेंट होते हैं उस टेक्नोलॉजी से भी हम उसके बराबर ही नहीं, उससे आगे जाने की कोशिश करके काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, देवनारायण सर आपकी अनुमति से ओएसडी साहब को रिक्वेस्ट है 2 मिनट बताना चाहें। अच्छा, प्रेजेंटेशन बाद में, ठीक है। तो नेक्स्ट 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 इसी तरह सर कोटा शहर में कई चौराहों का डेवलपमेंट हो रहा है। कलेक्ट्रेट सर्कल पर एक 4 हाथियों के साथ एक बढ़िया सी कैनोपी बन के आ रही है, मार्बल के हाथी है, उसके ऊपर मेटल का है, एक बहुत बढ़िया छतरी बन रही है। नेक्स्ट, इस तरीके के कई रोटरीज में, जैसे हमने अमृतसर को बदला था उससे भी बेटर प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। ये घोड़े वाला बाबा का सर्किल है उसको डेवलप किया जा रहा है। नयापुरा सर्किल में विवेकानंद जी का स्टेचू है, वो पहले छोटा था, उसको बहुत भव्य बनाया जा रहा है और उसके दोनों तरफ जितने भी मकान हैं उन मकानों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है एक कला दृष्टि से, जिससे कोटा की जो एंट्री है वो बहुत व्यवस्थित दिखे और उन घरों पे हम लोग उसकी पेंटिंग्स करेंगे और उसका सारा फसाड चेंज करेंगे, जैसे अमृतसर गोल्डन टेम्पल की स्ट्रीट में चेंज किया, उससे भी आगे बढ़ के ये कार्य करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, इसमें अनुरोध है कुछ, एक तो विमोचन है सर एक देवनारायण योजना की बुकलेट का, और उसके अलावा इंदिरा रसोई योजना के जो पोस्टर ब्रोशर्स उसका ई विमोचन करेगा सर। आपसे अनुरोध है ओएसडी साहब से। सर सर मंत्री जी,
अब ओएसडी यूआईटी अनुरोध देवनारायण योजना जो है उसके बारे में 5 मिनट प्रेजेंटेशन बताएं। स्कीम यूनिक स्कीम है सर, बताएं सर इसका प्रेजेंटेशन। इसमें सर पशुपालकों के लिए स्कीम है, 1200 से ज्यादा प्लॉट्स हैं। अच्छा सर, ओएसडी यूआईटी अनुरोध देवनारायण योजना का प्रेजेंटेशन दिखाएं 5 मिनट में बताएं प्लीज सर। सर नगर विकास न्यास कोटा की ओर से सर आपका हार्दिक स्वागत है सर। कोटा में सर देवनारायण नगर योजना के नाम से एक पशुपालकों के लिए एक विशेष आवास योजना बनाई गई है सर। इसका जो उद्देश्य है सर, नेक्स्ट, मुख्य रूप से सर हर शहर में, हिंदुस्तान के हर शहर में किसी न किसी रूप से जो आवारा पशु रहते हैं सर, उसके कारण लगातार जनहानि होती रहती है, आए दिन दुर्घटनाएं होती है सर। और यदि कोटा की स्थिति के संदर्भ में बात करते हैं सर, तो पिछले रिकॉर्ड जो हमने इकट्ठे किए सर, उसमें 5 सालों में लगभग 25-30 के आसपास की जो फिगर सामने आती है सर। यातायात में व्यवधान होता ही है सर, और इसके अलावा पशुपालकों के कारण जगह जगह जो अतिक्रमण होता है सर, उसमें पर्यावरण भी काफी प्रदूषित होता है, जगह जगह पानी भरा रहता है, मौसमी बीमारियां होती है, गोबर के ढेर वगैरह, हरियाली, पेड़ पौधों को नुकसान होता है सर। नेक्स्ट सर, जो पिछले समय के जो फोटोग्राफ्स वगैरह लिए हैं सर, ये 19 और 20 के ही हैं सर। उसमें कई जो जिस प्रकार से जाने गई है सर, जो काफी हृदय विदारक थी सर। जैसे ये जो अखबार की कटिंग है सर, 7 दिन तक लड़ने के बाद मौत से हारा। नेक्स्ट, इसी प्रकार से ये दौड़ते मवेशी के झुंड ने फिर मौतों के धकेले में जिंदगी, आवारा मवेशी बने जीज का जंजाल। नेक्स्ट, हादसों का कैलेंडर, ये सारा लगातार सर इस प्रकार की दुर्घटनाएं जो आती रहती है, जो हर शहर में जिस प्रकार से ये दुर्घटनाएं होती है, असमय जो लोगों की जान जाती है, उसका एक दृश्य के रूप में सर कोटा में कई बार सामने आया सर। नेक्स्ट, ये वो स्थिति है जो पशुपालन के कारण जगह जगह जो गंदगी हुई रहती है सर, और जो इस प्रकार से जो वातावरण होता है, जो शहर के खूबसूरत एरिया में जो अच्छी बस्तियां सर कोटा की, विशेष रूप से जैसे यूआईटी की सर 14 आवासीय बस्तियां पर खाली प्लॉटों में इसी प्रकार से अतिक्रमण करके और इसी प्रकार से ये पशुपालन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक दृश्य है सर। नेक्स्ट, पशुपालकों का जो दूसरा स्थिति है सर, कोटा के संदर्भ में अगर बात करते हैं सर, तो हमने इसका सर्वे भी कराया था सर। उनका दूसरा पक्ष आता है तो ये जो गरीब है, काफी आसपास के जो गांवों से, साथ में जो अजमेर और दूसरे शहरों से इस प्रकार से आकर के जो किसी भी प्रकार की जो खाली जमीन बिकी, पार्क हुआ, रोड हुआ, खाली भूखंड हुआ, उसमें आते हैं। तो इनकी सुविधाओं की बात करते हैं सर, तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है, न शौचालय, न पेयजल है, न विद्युत की व्यवस्था रहती है, न किसी प्रकार के बच्चों के लिए कोई शिक्षा का अभाव रहता है। तो समुचित सुविधाओं के अभाव में ये अपना जीवन जीते हैं। तो ये दूसरा पक्ष जो सामने आता है मानवीय दृष्टि से, वो दूसरा पक्ष है सर। नेक्स्ट, ये सारी योजनाओं को गंभीरता से लेते हुए माननीय मंत्री महोदय ने सर स्टार्टिंग में जब आपकी सरकार स्थापित हुई सर राजस्थान में, उस समय डायरेक्शन दिए थे कि इसमें पूर्ण रूप से इसका गंभीरता के साथ अध्ययन करें और एक आवश्यक योजना तैयार करें सर। नेक्स्ट, हमने सबसे पहले सर कोटा के संदर्भ में सर्वे करवाया सर। तो उसमें सर्वे करवाने के बाद में 2 प्रकार की कैटेगरी आती है सर। एक तो अतिक्रमी पशुपालक जो, और दूसरा है स्वयं की भूमि पर जो पशुपालन और डेयरी का कार्य करते हैं। तो इसमें जो पशुपालकों की संख्या है वो लगभग 940 के लगभग है सर, और गायों की संख्या जो 4909, भैंसों की संख्या 4190, छोटे पशुओं वगैरह मिलाकर के सर 14014 के लगभग की फिगर आती है सर, सारी फिगर। तो ये तो अध्ययन किया सर। इसके साथ में सर पशुपालकों से जो वहाँ रहते थे उनसे भी काफी विचार विमर्श किया। फिर हमने सोचा कि ये इसके दूसरे शहरों में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में किस किस प्रकार से क्या हो रहा है, तो एक विजिट की जाए सर। तो हमने जो नेट वगैरह पर देखा, लोगों से जानकारी की, तो उसमें लखनऊ वाला थोड़ा कंसेप्ट जो गौशाला के रूप में आ रहा है सर, वो हमारे सामने आया। तो अधिकारियों ने, न्यास के अधिकारियों ने लखनऊ की विजिट भी की। नेक्स्ट,
ये लखनऊ की जो विजिट है सर, कान्हा ओपन के नाम से है सर, उसका देखा 10,000 के लगभग पशुवंश थे। 52 एकड़ भूमि में वो विकसित योजना थी, अलग अलग गौशालाएं सर चल रही थी, चारा पानी साफ सफाई कूलर वगैरह की सारी समुचित व्यवस्था सर वहाँ को देखने को मिली हम सर। नेक्स्ट। गौशाला ये बना हुआ था जिस तरीके से ये देवनाथ योजना चल पा अच्छा बना हुआ शहर की जितनी भी डेयरियां थी उनको उन्होंने लखनऊ में अलग शिफ्ट किया है, लेकिन उसका तरीका कुछ और था और ये जो कोटा में बन रहा है वो कुछ और डेवलप जो है ये प्रोग्राम है। स्पेलिंग्स बहुत गलत है हिंदी के अंदर सर। राजस्थान के अंदर भी हिंदी में तो कम से कम सही होना, बहुत स्पेलिंग गलत आ रही है। गौशाला प्रकार व्यवस्था सभी गलत है। हाँ, ये कान्हा ओपन में जो वहां पर देखा सर 5 टन का जो इसका बायोगैस प्लांट था सर, और गौशाला के में जो परिवार थे मेष निःशुल्क व्यवस्था, बायोगैस प्लांट से विद्युत का उत्पादन देखा सर, और जैविक खाद की से गोबर के रूप में जैविक खाद भी प्राप्त कर रहे थे सर, और जैविक खाद के माध्यम से अनाज और सब्जियों का वो प्रोडक्शन भी वो किया करते सर। नेक्स्ट। पशु चिकित्सालय सर 24 घंटे सारी सुविधा इंडोर आउटडोर की सर, और नियमित मॉनिटरिंग के लिए प्रशासनिक भवन था, क्योंकि उसका संचालन नगर निगम के माध्यम से होता था सर। तो नगर निगम के जो प्रशासनिक अधिकारी कमिश्नर वगैरह के उनके भवन बने हुए थे, वहाँ नियमित रूप से उसकी मॉनिटरिंग भी किया करते थे, आते जाते रहते सर। 24 घंटे कर्मचारियों के लिए मेस की व्यवस्था हो रहा है सर। नेक्स्ट सर। ये एक दृश्य है सर वहाँ का कान्हा ओपन लखनऊ का। नेक्स्ट। ये बायोगैस प्लांट वगैरह का जो था सर। नेक्स्ट। ये नेक्स्ट। इसके अलावा सर जब लखनऊ में वहाँ गए जानकारी मिली तो वहाँ उन्होंने 1980-82 के आसपास एक केटल कॉलोनी का विकास किया था सर, और केटल कॉलोनी का विकास देखा सर हमने, तो हमको वो असफलता का एक उदाहरण था सर, परंतु असफलता से मैंने सफलता ढूंढने का प्रयास किया सर उसमें। तो उसमें जो देखा सर उसमें केवल पशुपालकों को केवल भूखंड का आवंटन करके उन्होंने छोड़ दिया था, और किसी प्रकार की जो बेसिक फैसिलिटी थी सर वो भी उन्होंने उपलब्ध नहीं। चारों तरफ गंदगी थी सर, सड़कों पर गोबर के ढेर, खाली बंगटों में पानी भरा हुआ, गोबर के लिए उचित डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं, अस्वच्छ और दुर्गंध वातावरण। नेक्स्ट। ये सर वहाँ का दृश्य जो देखते उसकी फोटोग्राफ है सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट। उसी के संदर्भ में सर हमने जो कोटा का जो प्लान तैयार किया सर, प्लान तो पहले से ही तैयार कर लिया था सर, उसको देखने गए थे। तो जो एरिया है सर लगभग कोटा से इधर दक्षिण की तरफ तो लगभग 400-450 हेक्टेयर के आसपास जमीन थी सर। उसमें न्यास की जो भूमि थी 278.92 हेक्टेयर और निजी भूमि 175 हेक्टेयर के लगभग थी सर। परंतु 278 के जो बड़ी आसपास के जो गाँव है सर, ये बंदार, धर्मपुरा, पुणे, देवरी, उन्होंने सब ने इस भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा था सर। तो हमने उसको एक तो अतिक्रमण वाला जो काम किया सर, और इसके साथ में उनको शिफ्ट करके इसकी योजना का निर्माण किया। नेक्स्ट सर। ये जो इसका जो नक्शा है सर उसमें जो ये जो येलो कलर है सर, पीली भूमि है सर सारी, ये लगभग 278 हेक्टेयर के आसपास है सर। और ये जो ग्रीन का जो दिखा रखा है ये सर निजी भूमि है, पर ये पूरी भूमि के ऊपर सब लोगों ने सर कब्जा कर रखा था इसका सारा का सारा। तो बीच की तरफ से देखते हैं इधर ये दिशा की तरफ से जहाँ चयनित भूमि लिखा हुआ है सर, इसमें प्रथम फेज में हमने ये योजना तैयार की है सर। ये योजना लगभग 110 हेक्टेयर के आसपास की योजना है सर। नेक्स्ट। ये अतिक्रमण की कार्रवाई की कुछ इसमें उदाहरण दिया सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये उसका सर ये प्लान तैयार किया है सर, लेआउट उसमें। तो विशेष रूप से सर इसमें जो हमने देखा है कि पशुपालक अपने जो जैसे दूध दोहते हैं, दूध दोहने के बाद में अपने पशुओं को छोड़ देते हैं ओपन एरिया में सर सारी, और वही वो ओपन एरिया में सर रोड में दूसरे खुले स्थान पर जाते हैं, और उसी के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती है और मृत्यु के शिकार होते हैं सर। तो लगभग जो बीच का एरिया देख रहे हैं सर उसमें 2 तालाब का बीच में एक नेचुरल था सर वहाँ पर, तो 2 तालाब का भी दिया। लगभग 20-22 हेक्टेयर का ये जो एरिया है सर बीच में दे रखा है, साइड में ऊपर की तरफ ये खुला हुआ छोड़ा है, ताकि दूध दोहने के बाद में सर इसको वो खुले के रूप में वहीं पर छोड़ दें। चारों तरफ इसमें बाउंड्री वाल का निर्माण किया है सर इसमें। ये नेक्स्ट सर।
इसमें सर दो प्रकार के ये लिए हैं सर। एक तो जो पशुपालक जिनका सर्वे सर हमने किया, जिसका 1000 के लगभग की जो संख्या आ रही है सर, उसमें इनको दो प्रकार के भूखंडों का आवंटन कर रहे हैं सर हम। एक तो 25/70 का, दूसरा 25/90 का। तो हमने 35/90 का सर। तो इसमें सर जो आता है पशुओं की संख्या जो कैलकुलेशन किया सर, 5-6 स्क्वायर फीट चौड़ाई के हिसाब से देखने में लेते हुए लगभग ये जो एरिया है सर 35/70 का, उसमें आते हैं सर 20 से 22 के लगभग पशु, और दूसरी 20 में 35/90 में लगभग 30 के लगभग के पशु आते हैं सर। इसमें 400 वर्ग फीट का सर आवासीय निर्माण किया है 2 BHK का। इसमें सर बाथरूम, किचन वगैरह सारी फैसिलिटी दिया है सर। इसको प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं सर, ताकि 1.5 लाख के लगभग का उनका अनुदान मिल जाए और शेष राशि बैंक से उनको फाइनेंस करवा दें सर। और ये जो भूमि की जो योजना तैयार की है सर, जो लैंड की आरक्षित दर के 50% के ऊपर इसका ये किया सर। नेक्स्ट, ये उसका 2 का एक सेट तैयार किया सर। उसमें जो पीछे वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 20/20 का सर फीट का सर वो आवासीय है, और इसके साथ में साइड के ऊपर दे रखा है सर, क्योंकि जब मकान बनता है सेट रहता है तो सर उसको भूसे रखने के लिए भी कुछ जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए साइड के ऊपर गोडाउन का, छोटा गोडाउन का निर्माण किया है, ताकि 2-3 ट्रॉली के लिए भूसा उसमें वो रख सके सर। नेक्स्ट, ये सर इसको दिया है किस प्रकार का चलिए होगा 3D के रूप में। नेक्स्ट, इसके अलावा सर गोडाउन, चूंकि जब लगभग 15,000 के लगभग पशु जाएंगे सर वहां पर, तो उनके लिए भूसे और चारे के लिए भी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए प्राइवेट लोगों को फ्री करने के लिए गोडाउन का भी 33 गोडाउन का भी निर्माण सर वहां पर उस योजना में प्रस्ताव लिया हुआ है सर। उनकी भी आरक्षित दर के लगभग आधी के लग दे, ताकि लोग आगे रह करके प्रमोट हों और आगे लेकर के जाकर गोडाउन का निर्माण करें सर। नेक्स्ट, कई सारे सर व्यवसायिक रूप से डेयरी का काम कोटा शहर में करते हैं सर, जो शहर के चारों तरफ से फैले हुए हैं सर। जब तक सर हम उनको सिटी के बाहर नहीं निकालेंगे तब तक इंडिविजुअल पशुपालक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति रहती है सर डोर पर जाकर के दूध लेने के लिए सारी। तो उसी तरह को देखते हुए सर जो प्राइवेट डेयरीज है उनको भी सिटी के बाहर उसी स्कीम में सर प्रावधान रखा है, उनको भी शिफ्ट कर रहे हैं सर। 3 कैटेगरी के वो कर लिए हैं सर। इसमें 1500 वर्ग मीटर के, 1250 वर्ग मीटर के, और छोटा 525 वर्ग मीटर के। नेक्स्ट, प्रस्तावित मूलभूत जो योजना है सर, उसमें स्वास्थ्य केंद्र भी होगा सर, पशु चिकित्सालय होगा, आउटडोर इंडोर की व्यवस्था, विद्यालय, सामुदायिक भवन, दूध मंडी का दे रखा है सर उसमें, और कल चूरी की दुकानें भी वहीं पर उनको आवंटन किया, ताकि उनको कल चूरी पशुआहार के रूप में वहीं मिल सके सर। और चारा, इसके अलावा पशु मेले के लिए मैदान और रंगमंच का भी इसने ये है, क्योंकि कोटा में सर एक ये है सर, जो दशहरा मैदान था एक समय के ऊपर पशुओं का मेला अच्छा लगता था सर, वहां पर लगभग पशुओं का मेला खत्म हो गया सर सारा का सारा। तो पशुओं को मेले को भी करने के लिए सर जो बीच का, जो 20 हेक्टेयर का जो बीच में स्थान रखा है सर, वहां पर पशु मेले के रूप में भी विकसित होते हैं। उसी प्रकार सर वहां पर एक किसान रंगमंच हुआ करता था पशु मेले में, किसान के प्रोग्राम्स वगैरह करते थे, तो उसमें भी सर हमने किसान रंगमंच के रूप में भी उसमें प्रावधान रखा है सर। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा सर वहीं पर, और पेयजल, विद्युत की वही समुचित व्यवस्था, चारों तरफ बाउंड्री वाल होगी, और प्रवेश द्वार भी इसका किया है सर। नेक्स्ट, ये इसका प्रवेश द्वार का ये दिया है सर। ये एक तरह से हम मान के चल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान की एक अच्छी योजना बनाए सर, जिसको लोगों को देखे और लोग प्रेरणा होकर के अपने शहरों में भी इस प्रकार का आवारा पशु से मुक्त करें, और लोगों को जो गरीब पशुपालक है उनको बेसिक फैसिलिटी भी सर उपलब्ध कराए। नेक्स्ट, ये सर जो बनेगा सर, वो यूआईटी बना के दे रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सारा निर्माण सर हमने 300 करोड़ का टेंडर वगैरह किया है, और सारे काम इसमें चल रहे हैं सर। उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है। नेक्स्ट, ये पशु चिकित्सालय का रहेगा सर, पशु चिकित्सालय उसमें प्रावधान रखा है सर। नेक्स्ट, प्रस्तावित विद्यालय भवन भी होगा सर। विद्यालय भवन का भी प्रस्तावित, हाँ पौंड का है सर, वो प्रॉब्लम यहाँ चेंज हो गया सर। प्रस्तावित विद्यालय भवन भी होगा सर। इसमें सर मेरा ये है कि लगभग जो अधिकांश पशुपालक हैं उसमें 95% गुर्जर समुदाय के लोग हैं सर, सारे। और गुर्जर समुदाय की जो एजुकेशन की अगर कोटा की उसकी बात करते हैं, आप पशुपालन करते हैं सर, इनके बच्चे कहीं पर भी किसी प्रकार का नहीं करते हैं, तो ये इसमें विद्यालय का भी रखा है सर। कुछ एनजीओ से हमारी बात की है सर, हम बना करके दे देंगे, और वो निःशुल्क रूप से उनको शिक्षा करने की वो बात चल रही है सर उनसे, कि वो सारा ही खर्चा वो वहन कर लें उसको सर। तो विद्यालय का इसमें। नेक्स्ट, दूध मंडी का भी रखा है सर। दूध मंडी का कंसेप्ट भी, क्योंकि ये सारे लोग रहेंगे, 15,000 पशु रहेंगे, 1200 के लगभग रहेंगे, 25 डेयरी रहेगी सर, तो दूध मंडी का भी उसमें स्थान सारा निर्धारित किया है सर। नेक्स्ट,
ये किसान रंगमंच के बारे में निवेदन कर रहा था सर मैं। किसान रंगमंच का जो कोटा दशहरा मेला किसान हुआ करती थी, किसान मेला, उसका भी यहाँ खत्म हो गया सर, अब उसको वहाँ करने का प्रयास करना सर। बायोगैस प्लांट सबसे इसमें प्रोजेक्ट में किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण सर पशुपालकों के कि गोबर की आप किस प्रकार की डे टू डे की व्यवस्था कर रहे हो। यदि गोबर की व्यवस्था हम नहीं कर पाए तो सारा प्रोजेक्ट सर फेल हो जाता है। जो हमने जनक वहाँ पर बालागंज लखनऊ में देखा सर, तो हमने 150 टन की क्षमता का बायोगैस प्लांट का उसमें स्थापित कर रहे हैं सर। उसमें कंसल्टेंसी भी कर ली, टेंडर वगैरह से हम उसको इन्वाइट करने की प्रक्रिया में, ताकि डोर टू डे पशु इसका गोबर का कलेक्शन करे सर, और इससे भी पशुपालकों की अतिरिक्त हाँ कोटा ये यूआईटी का ही प्रोजेक्ट है सर। हाँ यूआईटी का प्रोजेक्ट है सर। और एक देवनारायण योजना और एक जो है वो बाकी सारे स्मार्ट सिटी। इसमें ये बायोगैस का भी सर हम सोच रहे हैं सर, बायोगैस का भी इसमें निर्माण हो, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जानकारी मिली थी सर पार्टी ये इसमें जो गुजरात में एक था बनास डेयरी में, वहाँ पर बायोगैस प्लांट भी चल रहा है, सीएनजी का निर्माण कर रहे हैं सर। हम उसको भी देखेंगे सर, और उनसे भी टेक्निकली जो हेल्प हो सकती है कि सीएनजी का भी करें, ताकि इनको अतिरिक्त आय भी सर पशुपालकों को हो सके। जैविक खाद की प्राप्ति भी होगी सर, और डंग के कंडे छाने वगैरह की जो है सर उसका भी उसमें ये किया सर। नेक्स्ट ये बायोगैस प्लांट का सर ये स्वरूप सामने आया जो दूसरी जगह पे इसमें देखा था सर। नेक्स्ट देवनारायण योजना की सर हमारा चूंकि वर्क ऑर्डर दिए हुए सर ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 महीने हुआ है सर। 300 करोड़ के लगभग का ये पूरा प्रोजेक्ट है, और 1200 के लगभग के सर इसमें मकान बनेंगे, कुछ डेयरी का होगा सर, गोडाउन बनेंगे। आज की स्थिति है सर लगभग 1100 के लगभग मजदूर काम कर रहे हैं। हमारी कंप्लीशन डेट मई की है सर, पर हमारा प्रयास है कि इसको मार्च अप्रैल में कर दें। माननीय मंत्री महोदय ने भी सर इसकी सारी कामों की विजिट की है, और विजिट करने के बाद में जो एक तरह से हम मानते हैं कि ये कोटा का एक अच्छा प्रोजेक्ट और एक अलग किस्म का प्रोजेक्ट हो, जिसको हिंदुस्तान के लोग देख करके अपने अपने शहरों में इस प्रकार का प्रोजेक्ट का निर्माण करें सर। नेक्स्ट ये उसके काम चल रहे हैं सर अभी युद्ध स्तर पर सारे पूरे। नेक्स्ट सर इसमें जो 35 बाई रुपया आएगा, दो तरह के हैं, एक की 17 लाख रुपए आएगी, एक की 19 लाख रुपए आएगी। लेकिन उसको जो है 1.5 लाख रुपया तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। उसके बाद में जो कुछ भी है वो सब बैंक का लोन मिलेगा, उसको देना पास से कुछ नहीं पड़ेगा। तो बैंक का लोन के एग्रीमेंट करवा चुके हैं, सब कुछ करवा चुके हैं, मतलब जो अलॉटमेंट भी हो गया। 1300 डेयरियों का जो है बाकायदा अलॉटमेंट हो चुका है। और 13 शहर की जितने भी शहर में जो टोटल जो सर्वे किया नगर विकास न्यास ने, तो उसमें तो 1229 आए थे, लेकिन हमने 1300 बनाए। अब 1300 में जब अगर मान लीजिए आपके पशु कम है तो आपको 30 बाई 60, 30 बाई 90 का मिल जाएगा। पशु ज्यादा है तो 60 बाई 90 का मिल जाएगा आपको। 2 कमरे, 1 शौचालय, 1 किचन, 1 बरामदा और 1 स्टोर, ये बना करके देंगे। और उसके साथ साथ शेड बना करके देंगे ताकि वो अपने पशुओं को जो है आराम से रख सके। बाउंड्री वॉल होगी, सब कुछ होगा। कुछ पशुपालक भी बैठे हुए हैं सर, काफी हमने इसको प्रेजेंटेशन जब इनको स्टार्टिंग में बनाया था सर, प्रेजेंटेशन माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में आपके डायरेक्शन के तहत सर प्रेजेंटेशन भी 2 बार उनको किया है, और पशुपालकों से सीधा इंटरेक्शन किया है कि वो इस योजना को किस प्रकार से कैसे महसूस करते हैं सर। सारा तो काफी उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। आज लॉकडाउन के इसमें सर काफी नहीं है, उसमें जो माननीय मंत्री महोदय ने प्रेजेंटेशन दिया तो लगभग 200 पशुपालक उसमें फॉल के रूप में उपस्थित थे। हाँ सर तबले में एक आदमी के पास मान लो 10-20 गाय है, 40-40 भैंस, उस हिसाब से बटेगा। फिर वो 2-3 मकान लेगा। नहीं, 2 भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हमने ज्यादा बनाए। कई ज्यादा संख्या में गाय रखते हैं, 10 गाय, 5 गाय, 20 भैंस। नहीं, जो सर्वे हुआ है ना, सर्वे हुआ है उसमें अगर मान लीजिए उसके पास 10 गाय हैं, 10 भैंस हैं, तो उनको हमने 15-15 जोड़ा है। 15 गाय हैं और 15 भैंस है, वैसे ज्यादा ही जोड़ करके लगाया है। और फिर भी अगर उससे ज्यादा बढ़ा लेना चाहता तो बढ़ा ले, कोई दिक्कत नहीं है। 19 लाख रुपए लगेगा। प्लॉट भी है सर उसमें। सर उसमें प्लॉट, हाँ प्लॉट की साइज अलग अलग है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से उद्बोधन के लिए निवेदन करना चाहूंगा सर। करते हैं जो मंत्री जी कह रहे थे कि ज्यादा ही पशु किसी के पास है
तो एरिया ऐसा हो तो कॉमन भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं, मुश्किल से कोई 10-15 लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने और मांगा है, तो उनको बराबर बराबर के 2 प्लॉट दे देंगे, ताकि वो बीच की बाउंड्री वाल तोड़ करके अपने आराम से जो है इसके माननीय मंत्री महोदय जो फरमा रहे हैं सर, इसके अतिरिक्त भी हमने बड़े प्लॉट्स भी रखे हैं इस पर, 500 वर्ग मीटर के, 1000 मीटर के और 1500 वर्ग मीटर के, जिसके 50 से ज्यादा पशु है तो सर वो उनको प्लॉट देंगे, उनको बना हुआ नहीं देंगे इतने सारे सर, प्लॉट देंगे, शिफ्ट करेंगे सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिन 12 कामों का आज शिलान्यास किया गया है, वो कुल मिलाकर के 1056 करोड़ रुपए के वो काम चल रहे हैं। ये सारे काम चल रहे हैं, लॉकडाउन के पीरियड में भी लगातार काम चलते रहे हैं, और आज कोटा में कम से कम 8 से 9,000 लेबर जो है वो इन पर बाकायदा काम कर रही है। ये 13 कामों में से 11 काम तो ऐसे हैं जो कि स्मार्ट सिटी के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। स्मार्ट सिटी का ही पैसा उसमें लग रहा है, और नगर विकास न्यास का पैसा लग रहा है सिर्फ 3 योजनाओं में। एक तो आपका अनंतपुरा का जो क्लेवर लीफ का बताया गया था उस पर लग रहा है, एक रिवर फ्रंट पे लग रहा है, और एक लग रहा है इस पे दूसरी कौन सी योजना है, देवनारायण योजना में। ये 3 में, ये तो 3 तो इनके फाइनेंस जो है वो तो नगर विकास न्यास के जिम्मे है। बाकी सारे काम जो हैं, जिस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स पहले ले रखे थे कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के पहले, बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पे जो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स ले रखे थे, हमने उनको सबको बदला। देता साहब चेयरमैन थे, इनके साथ कई मीटिंगें करी, और मीटिंगें करके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बदले और बदल हैं गाइडलाइन के अनुसार, और हाँ गाइडलाइन के अनुसार। ऐसा नहीं है कि वो चूंकि जो एरिया उनका एडीबी एरिया होता है, उस एरिया के अंदर ही काम करना पड़ता है, उसी के अंदर जो है वो काम करने के लिए सारे प्रोजेक्ट्स बदले, और उन प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से बनाया कि जिससे जनता को सीधा लाभ हो। एक तो यातायात का और एक पार्किंग का, ये सबसे बड़ी दुविधा होती है। उनको लाभ देने के लिए इस तरह की योजनाएं बनाई गई, ये सारी। अब इनमें खुशी की बात तो यह है कि जितने भी काम स्वीकृत हुए वो सारे के सारे काम बहुत तेजी से स्टार्ट, और उम्मीद ये करते हैं, कोई भी काम हमने 18 महीने से ज्यादा की कंप्लीशन पीरियड नहीं दिया। 18 माह के अंदर या 15 माह के अंदर या 12 माह के अंदर वो सारे काम खत्म कर, सबका अलग अलग कंप्लीशन पीरियड है। इनके अलावा भी कोटा शहर में, जो चूंकि चंबल के किनारे पे बसा हुआ शहर है, जो भी कोटा को जानता वो ये समझता है कि वहाँ पानी की समस्या थोड़ी होगी, वहाँ तो खूब पानी है। लेकिन हकीकत में कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर कि पानी पहुँचती नहीं, वहाँ पर टैंकरों से पानी पहुँचाया जाता है। तो 130 MLD का जो हमारा सगतपुरा का एक STP था, जो पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, और उसका लोकार्पण भी आप ही ने किया था। उसको 130 MLD के उसको इंटेक वेल को अब बढ़ा करके 200 MLD का कर उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं। उसकी क्षमता बढ़ाने से जो है पूरे कोटा शहर में कम से कम भी दूसरी या तीसरी मंजिल तक पानी बगैर किसी पंप के पहुंचेगा। इतनी उसकी क्षमता पहुंचेगी। ये कोटा ही एक ऐसा शहर होगा, कोटा पहले भी था, स्टेट के पहले भी जो है वहां पर बाकायदा वाटर सप्लाई तो नलों से हुआ करती थी। लेकिन आज कई शहर मोहल्ले की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये लिया गया है, जिसमें 163 करोड़ रुपया खर्च होगा स्मार्ट सिटी का। इसी तरीके से सीवरेज का काम है, तो सीवरेज का ऑलरेडी जो काम चल रहा है वो 550 करोड़ रुपए का RUIDP का चल रहा है, RUIDP का ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन एक 265 करोड़ रुपए का सीवरेज का प्लान UIT के द्वारा भी लिया जा रहा है, और 130 करोड़ रुपए का एक एक्स्ट्रा काम भी जो है वो भी RUIDP के द्वारा लिया जा रहा है। तो इसमें इस प्रकार जो है, और चंबल रिवर फ्रंट का अभी तो सिर्फ 310 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है, लेकिन करीब 200 से लेकर के 250 करोड़ रुपए तक का इसी में चंबल रिवर फ्रंट में और काम लेना पड़ेगा। वो भी वो UIT के द्वारा ही उसका खर्चा बर्दाश्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से 808 करोड़ रुपए के काम तो वो हैं जिनका जिनका काम चालू है। इन 1000 के अलावा 1056 के अलावा और करीब 42 करोड़ रुपए के काम वो है जो कि निविदाओं में है,
वो निविदाएं में वर्क ऑर्डर उनके जारी होने, निविदाएं का टाइम खत्म होते ही, टेंडर का पीरियड खत्म होती है, वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा, वो काम भी सब चालू हो जाएंगे। तो मैं ये समझ करके चलता हूँ कि कोई भी काम जो अभी हाथ में लिया है, वो जिसका प्लानिंग हो चुका, जिसकी डिटेल सब कुछ मतलब फाइनेंसेस के इंतजाम हो चुके हैं, तो वो सारे के सारे काम 2021 तक हम खत्म कर लेंगे। तो ये मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी थी और कोटा पे आशीर्वाद हमेशा से रहा है कि उन्होंने चंबल रिवर फ्रंट को मंजूर किया। चंबल रिवर फ्रंट को अपने बजट भाषण में लेकर के उन्होंने ऐसा नायाब तोहफा जो है कोटा की जनता को दिया है कि पूरे देश की जनता जो है उस चंबल रिवर फ्रंट को देखने के लिए आएगी। साबरमती का फ्रंट देखने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन चंबल रिवर फ्रंट को देख करके उनके दिमाग में से वो साबरमती का भूत निकल जाएगा। तो मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आशीर्वाद जिस तरीके से कोटा पे रहा है, आशा भी करता हूं कि वो बराबर उनका आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। इसी के साथ साथ कोटा में एक प्रॉब्लम हुई थी लास्ट ईयर कि जेके लोन अस्पताल में जो है बच्चों की डेथ के कारण होते थे। हमने 1 महीने के अंदर अंदर जो है स्मार्ट सिटी से 70 करोड़ रुपया मंजूर करवाया और 70 करोड़ रुपया एमबीएस जो महाराव भीम सिंह हॉस्पिटल मेन हॉस्पिटल है, वहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वही है, मेडिकल कॉलेज के अलावा पुराना हॉस्पिटल है काफी, उसमें जो है 40 करोड़ रुपए का जो है अलग से ओपीडी बन रहा है। और उसी के बराबर में जो ये जेके लोन का जो हॉस्पिटल है उसके लिए 154 शैय्याओं का बेड्स का एक अस्पताल जो है जेके लोन को और दिया गया है, 154 का, जबकि 154 की जरूरत नहीं है। अभी जितनी भी एग्जिस्टिंग है उसमें मुश्किल से जो है मेडिकल डिपार्टमेंट ने हम तो ये कहा था कि 30-40 बढ़ा दो आप, लेकिन हमने 154 का प्रोविजन रखा है इसीलिए कि आगे जाकर के जरूरत पड़ेगी तो कम से कम होता। एक बार वो काम शुरू हो चुके हैं। ये सब काम जो है टाइम के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है, इन अधिकारियों पे विश्वास है और इनकी मेहनत से और इनके लगन से जो है मैं ये दावे से कह सकता हूं कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि वक्त के एक दिन भी आगे जाकर के काम चाहे। मतलब हर काम जो नियत दिवस है, नियत महीना है, उससे पहले है उनको काम को कंप्लीट करके और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उनका लोकार्पण करवाना चाहते हैं। ये हमारी आखिरी। मैं परमादरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा हमें उद्बोधन मार्गदर्शन के लिए सर पधारें सर। धारीवाल जी और मुख्य सचिव जी, अन्य हमारे एचईएस फाइनेंस और अन्य अधिकारीगण, कोटा स्मार्ट सिटी और नगर विकास निगम द्वारा 12 कार्यों का भी लोकार्पण शिलान्यास किया गया। जिस प्रकार से अनूप भट्टाचार्य जी ने और अन्य अधिकारियों ने मंत्री जी ब्रीफ कर रहे थे कि योजनाबद्ध तरीके से जो काम हाथ में लिए गए हैं वो बहुत ही तारीफ काबिल है और प्रभावित करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो काम हाथ में लिए गए हैं वो टाइम बाउंड लिए गए हैं कि 18 महीने के अंदर हम कैसे उनको ये शिलान्यास हो तो साथ में उद्घाटन भी हो। और ये मंत्री का अनुभव है कि जब ये पहली बार मंत्री बने इस विभाग के 20 साल पहले, तब भी जयपुर में हो या कहीं पे प्रोग्राम बने ओवर ब्रिज के, अंडर ब्रिज के यानी प्रोजेक्ट बने, तो रिकॉर्ड काम हुआ था कि उद्घाटन के पहले शिलान्यास और टाइम बाउंड उद्घाटन, वरना कई बार 2-2, 3-3, 4 साल तक डिले होते रहते हैं और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो मुझे खुशी है कि जो काम बताए गए हैं उसको मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छे ढंग से अंटागढ़ का ही बता दिया, अरुणाचल साइकिल के अंडरपास की बात कर दी, झालावाड़ रोड पर सिटी मॉल के सामने एलिवेटेड रोड का निर्माण, गोबरिया बावड़ी साइकिल पर अंडरपास, अनंतपुरा तिराहे पर फ्लाईओवर, इंदिरा गांधी तिराहे पर फ्लाईओवर, आईएल कैंपस में सिटी पार्क 80 करोड़ लागत से मल्टीपर्पज स्कूल, गुवानपुरा में पार्किंग का विकास कार्य,
जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी में पार्किंग, और जो काम लिए गए हैं जेके क्रिकेट पेविलियन का, वो चंबल रिवर फ्रंट का तो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। देवनारायण नगर योजना एक अद्भुत योजना है, राजस्थान में एक प्रकार से पशुपालकों के लिए 300 करोड़ की। तो सोच समझ के योजना तरीके से जो काम हाथ में लिए गए हैं, और जैसा भी कहा गया है कि तमाम काम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी और यूआरटी के अंतर्गत की जो होंगे वो सब टाइम बाउंड होंगे। और जो माहौल राजस्थान में बना है विकास का, कोरोना के बावजूद भी हमारे सरकार की तरफ से भी आपने देखा होगा कि विकास ठप नहीं हो, रुके नहीं। हालांकि लॉकडाउन में तकलीफ आई, सारी फैक्ट्रियां, दुकानें, सब लोग घरों में बंद हो गए, और सब देखा कि एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है अर्थव्यवस्था को। भी रेवेन्यू अभी तक भी मुश्किल से 40% क्रॉस कर रहे होंगे हम लोग। संकट आज भी है कोरोना का, आप देख रहे हो, और सरकार जूझ रही है कोरोना जंग को, कैसे हम कोरोना को हराएं, विजय प्राप्त करें, इसमें हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्योंकि एक भी व्यक्ति, जैसे हमने कहा, भूखा नहीं सोए, उसी ढंग से कोरोना की बीमारी से कोई व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो, ये सरकार का प्रयास है। तब भी ये देखते हैं कि पूरे देश के अंदर क्या हालात है। आप सबको मालूम है कि कोरोना के पॉजिटिव केसेस बहुत भयंकर संख्या में बढ़ रहे हैं, मृत्यु के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और ये चिंता का विषय बना हुआ है पूरे देश के लिए भी। और राजस्थान में हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा इलाज हो रहा है। हमारे यहाँ नहीं करते ही मृत्यु दर कम रही, अब थोड़ी ज्यादा बढ़ी है। रिकवरी रेट अच्छी रही राजस्थान के अंदर। टेस्टिंग हमने शानदार तरीके से आगे बढ़ाई है देश के अंदर। जहाँ हम लोग पहले पूना दिल्ली भेजते थे सैंपल, आज 40,000 टेस्टिंग पर डे हो रही है। ये तमाम बातें हो रही है, पर कोरोना के कारण से जो टाइम निकला हमारा, उसमें विकास की गति जो पकड़नी चाहिए थी, पकड़ी नहीं है। इसलिए जब मैं मंत्री जी के मुंह से सुनता हूँ मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट को हम लोगों ने रुकने नहीं दिया बल्कि गति प्रदान करी, तो ये भावना मैं समझता हूँ सब जिलों में, सब क्षेत्रों में, पूरे देश में होनी चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री बंद पड़ी है तो खुलने में टाइम लगता है, और दुकान भी खुलने में टाइम लगता है। रेस्टोरेंट खुल गए पर कोई जाने वाला वहाँ नहीं है रेस्टोरेंट में। होटलें बंद पड़ी हुई है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। तो बहुत कठिन दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं। उसमें आप लोगों ने तो प्रोजेक्ट का शिलान्यास तो करवाया है, पर काम शुरू भी कर दिया है, और ये स्पीड होनी चाहिए कि शिलान्यास के कारण और उद्घाटन के कारण से पब्लिक को सुविधा मिलने में देरी नहीं हो। ये औपचारिकता तो होती रहती है, और ये थीम लेके जो मंत्री चले हैं उसके लिए मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कोटा का अपना इतिहास रहा है। कोटा में 40 साल 50 साल से आता रहा हूँ, बचपन से, जब मैं एनएसयू में था। कोटा वो क्या था वो मैंने देखा हुआ है, और आज मैं देखता हूँ कि कोटा का नक्शा बदल दिया है। नक्शा बदलने वाला कौन है? आपका अपना जनप्रतिनिधि शांति धारीवाल। उसी रूप में पिछले बार जब ट्रम्प हम सरकार में थे तब भी शानदार वहाँ काम हुए, एक के बाद एक नक्शा पूरा बदल गया। अब तो ये अनु बर्तने की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं कि हम यूरोप बना के रहेंगे कोटा को। तो आप सोच सकते हो कि बिना लाइट के चौराहे से ट्रैफिक निकलना अपना में बड़ी बात है। चौमुखी विकास के प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं, ये आर्किटेक्ट हैं बड़े और कोटा को समर्पित है। मैं धारीवाल को कहूँगा इनको जरा जोधपुर भी भेजे, हमारे वहाँ भी प्रोग्राम मंडा अन्याय नहीं करो जोधपुर के साथ में। हमारा पूरा डिपार्टमेंट अनूप भरतिया जी को लेकर के जोधपुर जाएंगे और 3 रोज तक लगातार वहाँ रहेंगे। केंद्र सरकार ने तो और पिछली सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है।
कोटा को, जयपुर को, अजमेर को, उदयपुर को, और कौन सी सिटी है, भरतपुर, भरतपुर, बीकानेर, खाली जोधपुर को छोड़ के सबको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया। इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ में हुआ है। उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी धांधे धारीवादी की रहेगी। ये केंद्र सरकार से बातचीत करे, और एकमात्र जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर, उसको स्मार्ट सिटी से वंचित करने का कारण अभी तक मेरी समझ में आया नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ धारीवादी जोधपुर की तरफ भी ध्यान देंगे। जैसा भी कह रहे हैं कि मैं भेज रहा हूँ टीम, अच्छी बात है, आपका धन्यवाद। पर ये मैं इस मुबारक मौके पर ये आह्वान करना चाहूंगा कि विकास रुकना नहीं चाहिए, नंबर 1, और वित्तीय प्रबंधन हम करने का पूरा प्रयास करें जिससे कि रेवेन्यू बढ़े और काम धंधे वापस तेज गति से शुरू हो, कुछ खर्चे कम हो। ये प्रयास भी हमारे हैं कि राजस्थान पीछे नहीं रहे, क्योंकि कोरोना की जंग बड़ी जंग है, कब तक चलेगी किसी को नहीं मालूम है। जागरूकता अभियान हमने चलाया था, मैं आपको सबको आह्वान करना चाहूंगा, कोटा वासियों को, आप सब बैठे हो यहाँ पर, उनके माध्यम से पूरे कोटा के वासियों को, प्रदेश वासियों को कहना चाहूंगा कि कोरोना बड़ा खतरनाक महामारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने मृत्यु दर 1% तक ले आए थे तो लोगों को भय खत्म हो गया। तो जो नॉर्म्स होते हैं मास्क लगाने के, सोशल डिस्टेंसिंग के, हाथ धोने के, भीड़ भाड़ से बचने के, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। उसके कारण से आप देख रहे हो कि ये इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। हम लोग रोज रिव्यू करते हैं, अभी आपकी मीटिंग के बाद में फिर रिव्यू करेंगे। इस प्रकार से हमारा प्रयास है कि कोरोना की स्थिति जो है राजस्थान में काबू में रहे, और आप सबके आशीर्वाद से, इसमें कोई दो राय नहीं, कि जो अभी तक के जो हालात रहे और जिस प्रकार का मैनेजमेंट हुआ, उसका पूरा भीलवाड़ा मॉडल बना, पूरा देश में नहीं बल्कि देश के बाहर दुनिया के मुल्कों में भी भीलवाड़ा मॉडल की सराहना हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना पड़ा कि राजस्थान में जो फैसले हुए हैं उस अन्य राज्यों को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो कमी नहीं रखी हम लोगों ने सब काम करने में। और कोविड के अलावा जो नॉन कोविड बीमारियां हैं उन मरीजों का इलाज भी साथ साथ होता रहे। 1-2 महीने ऐसे निकले थे, सभी लोग कोविड में लग गए, तो हमने वो व्यवस्था करी, करीब 500-600 मोबाइल वैन चालू किए गांव के अंदर, जिससे कि नॉन कोविड पेशेंट की जानकारी मिल सके और समय पर उनका इलाज भी हो सके। तो मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा, यूआईटी भी आप वहाँ अच्छा काम कर रही है, और देवनान योजना तो अपना आप में मैंने कहा अद्भुत है। इस प्रकार से जो योजना मंत्री जी के मार्गदर्शन बनी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक कोटा उदाहरण पेश करेगा राजस्थान के सामने। और क्योंकि टूरिज्म की बात चल पड़ी है, तो मैं कहना चाहूँगा अनूप भरतरे जी को, वास्तव में आपकी सोच ठीक है कि कोटा की तरफ टूरिज्म का ध्यान थोड़ा कम गया है। अब जो आप लोगों ने जो कोटा को विकसित संभाग और जिला बनाने का जो निश्चय किया है और जो नवाचार किया है, उसके माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कोई आश्चर्य नहीं कि कोटा की तरफ भी टूरिज्म का रुझान बढ़ेगा। राजस्थान टूरिज्म को लेकर के आज भी चर्चा में रहता है पूरे देश में, दुनिया के अंदर। टूरिज्म की इंडस्ट्री हमारे यहाँ प्रमुख इंडस्ट्री के रूप में भी है। जितना टूरिज्म के लिए हम करें वो कम है, और प्राइवेट सेक्टर को भी हम चाहेंगे कि आगे आए। इसके लिए पब्लिक सेक्टर से काम चलता नहीं है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है। तो ये अनुभव है दुनिया का कि जो प्राइवेट सेक्टर ने भागीदारी निभाई, उन मुल्कों में आज टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा। बल्कि कई मुल्क ऐसे दुनिया के अंदर जहाँ की पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पे निर्भर करती है। तो राजस्थान में बाकी इंडस्ट्री भी आ रही है, इन्वेस्टमेंट भी आएगा। हमने कई नए फैसले किए हैं, अभी सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि माध्यम से और ज़्यादा सुविधा मिलेगी इन्वेस्टमेंट करने वालों को, चाहे वो देश के हो या दुनिया के हो। पर साथ साथ में मैं चाहूँगा कि किस प्रकार से राजस्थान में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है
और ज्यादा पनपे, जिससे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आए और टूरिस्ट भी आए देश का, दुनिया का। अभी तो कोविड का माहौल है पूरी दुनिया के अंदर, तो कुछ संभावना नहीं है कि फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, पर धीरे धीरे देशी टूरिस्ट आने शुरू हुए हैं और बढ़ेंगे। यही बात कहता हूँ। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा तमाम अधिकारियों को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को और तमाम साथियों को कि उन्होंने मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए हैं और धारीवाल साहब के मार्गदर्शन में काम आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। प्रसाद निवेदन करूंगा। धन्यवाद प्रसाद। इस मौके पे मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना महत्वपूर्ण समय प्रदान करने के लिए, आशीर्वचन देने के लिए विभाग की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मंत्री महोदय का मार्गदर्शन और ऊर्जा, उसके लिए विभाग आपका सदैव ऋणी है। मंत्री महोदय का धन्यवाद। माननीय मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, मेरे सारे साथी अधिकारीगण, उनको भी मैं जो प्रयास किए उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। कोटा की जो जनता है उसके तरफ से उपस्थित लगभग जो 200-300 लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ, आईजी साहब के साथ वहाँ की प्रशासन की पूरी टीम वहाँ मौजूद है। आप लोगों को भी मैं तहदिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और कोटा वासियों को बधाई भी देना चाहूँगा कि एक महत्वपूर्ण काम जो है आपके शहर में प्रारंभ हो चुका है। धन्यवाद। जय हिंद।